दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बिहार स्टेट एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, आज बिहार स्टेट का एग्ज़ाम था, उसी को लेकर कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। किस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें और आपको बताएंगे कि वह कौन सा बुक है। उसके पहले कुछ चैप्टर लेकर उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड में वेग समरूप कहा जाता है जब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब ऑप्शन सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। वेग का मान एवं दिशा दोनों नियत हो। अगला क्वेश्चन, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध है तो ऑप्शन बी, एस बराबर होता है डी बटा टी। समय बराबर होता है दूरी बटा टाइम। अगला क्वेश्चन, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है तो तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती जाता है। पिंड का वेग समरूप है। पिंड का वेग समरूप होता है तो किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। 5 kg की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगने से प्राप्त त्वरण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 80 मीटर पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति के एक उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति किसकी उदाहरण है? तो असमान का उदाहरण है। असमान का उदाहरण है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। वस्तु कैसे चल रही है? नियत वेग से चल रही है। गति का दूसरा समीकरण और खाली स्थान और समय के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर डी, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है? ऑप्शन नंबर सी, वेग। ऑप्शन नंबर सी, वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, बता दें कि आपके लिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्किप नहीं करें और लगातार वीडियो को देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली के किस पद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वेग के रूप में जाना जाता है। वेग में परिवर्तन
लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान तल वाली सीढ़ी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण शून्य होगा। समान गति से गति करेगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंकित स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक गति के संदर्भ में अंकित अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। वेग और समय का गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग और समय का गुणनफल विस्थापन कहलाता है। वेग और समय का गुणनफल विस्थापन कहलाता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? वस्तु का विस्थापन क्या होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होता है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाली के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, इसलिए वह वापस आ जाती है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो कौन सा गति कहलाता है? कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो कौन सा गति कहलाता है? असमान गति कहलाता है। कौन सा गति कहलाता है? असमान गति कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा पर चलाया जाता है। सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में के समानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा T 3/2। टी का स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा? कहा जाता है कि वह गतिशील है। तो क्या कहेंगे? कि वह गतिशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेग। किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक वेक्टर है? निम्न में से कौन सा एक वेक्टर है?
तो ऑप्शन हो जाएगा डी, वेग एक वेक्टर है। आगे देखते हैं, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उसे वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, उसे वेग कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर होता है। शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर रहता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण के फॉर्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आगे देखते हैं, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। खाली स्थान वह भौतिक राशि जो किसी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। वह भौतिक राशि क्या है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता? तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हर हमेशा धनात्मक होता है। आगे देखते हैं, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरे हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बदले हुए त्वरण से पिंड कैसे गतिशील है। आगे देखते हैं, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी ऑप्शन नंबर बी हो गया, तात्क्षणिक चाल को बताता है। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? ऑप्शन नंबर बी हो गया, v बराबर u प्लस 80। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -2u हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब कब समरूप कहा जाता है? जब वेग का मान और दिशा का मान नियत होता है। जब वेग का मान और दिशा का मान नियत होता है तो वेग समरूप कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है। उसे निम्नलिखित करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, उसे तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का त्वरण समरूप होता है।
तो समानुपाती पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त अवस्था में गिरे हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में गिरे हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है। गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होती है। उसमें कैसी त्वरण होती है? उसमें समान त्वरण होती है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरता है वस्तु तो उसमें समान त्वरण होती है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब ऑप्शन नंबर सी वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी त्वरण शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होता है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो शून्य होता है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होता है। मंदता का अर्थ कैसे त्वरण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक त्वरण। मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है और वस्तु की होता है त्वरण कैसी होता है? तो ऑप्शन बी एक समान त्वरण होता है। वस्तु की एक समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। ऑप्शन नंबर सी त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन का माप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल ऑप्शन नंबर सी पश्च दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति कैसे होगा? एक समान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा बिल्कुल समान। निर्वात में जब गिराएंगे तो दोनों एक समय में आएगा, दोनों का समय समान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। ऑप्शन ए सरल रेखा। वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा। दोस्तों आज के लिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। आप बने रहें और देखते रहें, आपके लिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है। पीछे के पहिए का घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल क्या होगा? तो यह भी देखे क्वेश्चन आया था। पश्च दिशा में रहेगा, घर्षण बल पश्च दिशा में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है
उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, उस पर प्रयुक्त बल होगा तो ऑप्शन नंबर सी, एम गुने ए, मास गुने त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा होता है, तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूटन का कौन सा गति जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, कौन सा गति है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति दूसरा न्यूटन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति का तीसरा नियम, विपरीत परिवर्तन वाला। इसमें रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है, किस गुण का उपयोग किया जाता है, कारों के ब्रेकिंग पैड में किस गुण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, क्या कहलाती है, तो वह बल कहलाती है, क्या कहलाती है, बल कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई खाली स्थान न लगाया जाए, तो हो जाएगा बाह्य बल, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो एक समान से कोई वस्तु गति करते रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूले पर बैठे लड़की की गति कैसी होगी, तो आवृत्तीय होगी, लड़की की गति होगी आवृत्तीय होगी। झूले पर लड़की बैठी रहेगी तो उसकी गति कैसी होगी, आवृत्तीय होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन के गति का तीसरा नियम के लिए सही है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम के लिए सही, ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो बल कहा जाता है, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करती है, रॉकेट लॉन्च करना, यह तृतीय नियम को व्याख्या करता है, रॉकेट लॉन्च करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, निम्न में से न्यूटन का कौन सा नियम को दर्शाता है, तो तीसरा गति का नियम, गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। कोई भी कार्य विपरीत दिशा में कार्य करता है तो वह न्यूटन का तीसरा गति का नियम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, यह भी क्वेश्चन आया था, न्यूटन का तीसरा गति का नियम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति के नियम को प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब कोई वस्तु नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। यह तीसरा नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बल की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम को बल का परिभाषा को व्याख्यायित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम को क्या कहते हैं या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग से संबंधित है। न्यूटन के दूसरा नियम संवेग से संरक्षित है, संवेग से संबंधित है और पहला नियम बल को परिभाषित करता है। पहला नियम बल को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान का जड़त्व उसके लंबी छलांग देने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गति। लंबी दौड़ इसलिए लगाता है कि जड़त्व उसकी लंबी छलांग, गति का जड़त्व जो होगा उसकी लंबी छलांग देने में मदद करेगा, इसलिए वह लंबी छलांग लगा पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेज पर रखी वस्तुओं का ढेर खाली स्थान के कारण हटती नहीं है। किसके कारण हटता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण वो हटता नहीं है। जड़त्व के कारण हटता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविचलित वस्तुओं के असमान में रहने या समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया, जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने वाली गतिशील वस्तुओं के उसी गति से गतिशील रहने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहलाती है। जड़त्व कहलाती है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम कौन दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन जड़त्व का नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का देती है। न्यूटन के किस गति का उदाहरण है? किस गति का नियम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरा गति का नियम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहा जाता है। स्थिर गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण F बराबर m गुने a को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा, मास गुने द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखी एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में
गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो यह नियम ऑप्शन हो जाएगा बी, जड़त्व का नियम को दर्शाता है। जड़त्व का नियम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम जो बल को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट के ओर चलता है तो नाव, ऑप्शन नंबर ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता? निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता? तो बल कभी अकेला नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बल बराबर होता है। बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला क्वेश्चन प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? कोई वस्तु को दोनों सिरों से खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? खिंचाव। उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? खिंचाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाह्य बल। किसी पदार्थ का बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण को दृढ़ता कहते हैं। गुण को दृढ़ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गति में वेग का कारण नहीं बनता। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया कहलाती है। परस्पर क्रिया कहलाती है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या कहलाती है? तो बल कहलाती है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? बल कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान है प्रकृति में अकेले कभी नहीं पाया जाता है। तो प्रकृति में अकेला कभी नहीं पाया जाता है तो क्या? तो बल प्रकृति में अकेला कभी नहीं पाया जाता है। बल प्रकृति में अकेला कभी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो समान बल कहते हैं।
क्या कहते हैं, तो समान बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खिंचाव का एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वज फहराना यानी झंडा फहराना। खिंचाव का एक उदाहरण है झंडा फहराना, किसका उदाहरण है, खिंचाव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बलों में होता है, सभी बलों में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाली कुल बल कुल बल क्या होगा, तो कुल बल शून्य हो जाएगा। पिंड पर प्रयुक्त होने वाली कुल बल क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही कथन नहीं है, घर्षण बल के बारे में सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोलिंग घर्षण स्टाइलिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग में घर्षण कम होता है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाता है, तो किसके कारण रुक जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर्षण के कारण रुक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। दो सतह के बीच अनियमितता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा नियम दर्शाता है, गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है, दूसरा नियम दर्शाता है किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तुओं पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल कैसा कार्य करता है, घर्षण बल कैसा कार्य करता है, तो बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है, बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी रॉकेट का उड़ान भरना, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किस नियम से संबंधित है, तो संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है, संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है। और अगर पूछेगा कि न्यूटन के किस गति का नियम से संबंधित है, तो न्यूटन के तीसरा गति के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रो किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करती है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करती है, तो यह भी क्वेश्चन आया था संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकेनिकल थी। अगला क्वेश्चन है गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन ने। गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक
निकाय एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लागू बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी लागू बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। यह गलत है। जब रुकेगा तो आगे की ओर झुकेगा, आगे की ओर झुकेगा, और जब बस चलना प्रारंभ होगा तो पीछे की ओर झुकेगा। बस चलना प्रारंभ होगा तो पीछे की ओर झुकेगा, इसलिए यह गलत है। इसलिए यह गलत है। ऑप्शन के अनुसार यह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिति। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम ऑप्शन नंबर सी बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? तो दो दिशाओं का बीच का कोण 180 डिग्री का होगा। दो दिशाओं का बीच का कोण 180 डिग्री होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट क्लास में आपका इसका अगला टॉपिक रहेगा, इसी बुक से अगला टॉपिक रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला टॉपिक देखने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।